नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 6 नागरिकता नागरिकता नागरिकता। और आज इसी नागरिकता में है हमारा लेक्चर नंबर 7। इसी लेक्चर के साथ आज हमारा इस किताब का एक और अध्याय खत्म हो जाएगा और जैसे जैसे अध्याय खत्म होते जा रहे हैं हम वैसे वैसे ही इस किताब के अंत की ओर भी बढ़ते जा रहे हैं। अब इस किताब में सिर्फ और सिर्फ 2 अध्याय और बाकी हैं। एज पर द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी 2023 एंड 2023-24 के सिलेबस के अनुसार अब सिर्फ और सिर्फ 2 अध्याय बाकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर इसके बाद हमने संविधान वाली किताब भी पूरी कर ली है और राजनीतिक सिद्धांत भी हमारी पूरी हो जाएगी। मतलब कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान का सिलेबस एक बार पूरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? हम करेंगे वन शॉट करेंगे, ठीक है, हवन नहीं करेंगे। चलिए विश्व नागरिकता की बात करते हैं या वर्ल्ड सिटीजनशिप की आज हम लोग बात करेंगे। हमारा आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इस लास्ट लेक्चर में। चलिए हम बात कर रहे हैं विश्व नागरिकता की। लास्ट लेक्चर में हम इस बात पे जोर डालते हुए आए थे कि विश्व जनीन नागरिकता के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, विश्व नागरिकता की बात होनी चाहिए, जहां पर पूरा विश्व एक तरफ अपने आप को समावेशी के रूप में देखता है, ठीक है, समावेशी बहुसंस्कृति के रूप में देखता है, वहीं सभी देश अपनी देश में राष्ट्रीय नागरिकता के लिए संविधानों में प्रावधान रखते हैं, कानूनों में नए नए प्रावधान जोड़ते हैं। तो क्या वहां पर विश्व नागरिकता का सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? तो आज हम इस वर्ल्ड सिटीजनशिप की बात करेंगे, वर्ल्ड विश्व में जो नागरिकता है इसकी चर्चा करेंगे। आज लास्ट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, तो लेक्चर वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बट जितना भी हो वो आपको कवर तो करना ही है। चलिए अब सबसे पहले निम्नलिखित उक्तियों पर गौर करें। मतलब कुछ बातें आपको यहाँ पर दे रखी, उन बातों को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और फिर आगे हम चर्चा करते हैं विश्व नागरिकता की, वर्ल्ड सिटीजनशिप की। 2004 में दक्षिण एशिया के कई देशों पर कहर बरपाने वाली सुनामी से पीड़ित लोगों के लिए सहानुभूति और सहायता के भावों द्वार फूट पड़े। अब जब 2004 में दक्षिण एशिया के कई देशों पर कहर बरपाने वाली सुनामी आई, इस सुनामी के बारे में आपने कक्षा 9 की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जिसमें आपको पता हो कि इंदिरा पॉइंट जो है वो वाला पॉइंट हमारा सुनामी से दब गया था, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो 2004 में दक्षिण एशिया के काफी देशों पे क्या सुनामी आई और इस सुनामी से काफी लोग पीड़ित हुए, जैसे कि श्रीलंका की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी उस समय। तो उस समय सहानुभूति के लिए, सहानुभूति का मतलब क्या? सिंपैथी, एक दया वाला भाव होता है ना, अरे यार बड़ा गलत हुआ, हम मदद करते हैं, सहानुभूति है। सहायता के लिए क्या है? भावोदा द्वार फूट पड़े, मतलब पूरे विश्व में उनके लिए मतलब भावनाओं वाले जो द्वार हैं वहां हाँ हम मदद कर देंगे, हम मदद करेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा थी ना, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, पर ऐसी हुई, जो हुई वो सही नहीं थी। तो 2004 में अगर हम देखें कि इस प्रकार से क्या है कि लोगों का, पूरे विश्व का किस एक एरिया को, दक्षिण एशिया के देशों को सपोर्ट करना, उनके लिए प्रेम, उनके लिए सहानुभूति उभरना, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं ये बातें ऐसी दर्शाती है कि हम कहीं ना कहीं सभी एक इंटरकनेक्टेड हैं, हम एक हैं। विश्व नागरिकता की जो बात है वो है, जैसे कि अभी आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि भारत में G20 की मीटिंग हुई थी। G20 क्या है बच्चों? G20 विश्व के 20 देशों का ग्रुप है, इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 देशों का समूह है। उस 20 देशों के समूह की इस बार जो मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता करी भारत ने करी, मतलब भारत में मीटिंग हुई, भारत ने गजब की ही व्यवस्था करी और पूरे जो व्यवस्था हुई उसमें पूरी भारतीय संस्कृति को दर्शाने का प्रयास हुआ। और G20 के हर स्थान पर लिखा गया वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है। देखिए भारत के जो ज्ञान है और उसके दूरदर्शिता आप देखिए, हम आज कहीं ना कहीं पूरा विश्व चर्चा कर रहा है, विश्व नागरिकता की चर्चा करता है, पर भारत के शास्त्रों ने और भारत के ज्ञान ने, भारत की संस्कृति ने पहले ही क्या बता दिया है? वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व क्या है? एक परिवार है, पूरा विश्व एक ही परिवार है, एक ही फैमिली है। और इसीलिए हमारे इस बार G20 में जो मुद्दा रखा था हम लोगों ने, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी है, एक परिवार है, इसलिए भविष्य भी एक होगा, इसलिए सब मिलकर करके काम करें। तो ये जो वसुदेव कुटुंबकम की जो बात है और ये जो विश्व नागरिकता की बात है, कहीं ना मिलती जुलती है कि
पूरा विश्व जब एक परिवार है और एक परिवार है तो सबके पास एक जैसे अधिकार, एक जैसे समान जो राइट्स है वो वाली बातें होनी चाहिए। तो विश्व नागरिकता, वर्ल्ड सिटीजनशिप कहीं ना कहीं इसी चीज को दर्शाती है। और जैसे यहाँ पर दक्षिण एशिया में जब सुनामी आती है और आता है तो उस समय जो सहानुभूति है, ये सहानुभूति भी ये दर्शाता है कि एक पूरा विश्व एक है। जैसे यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाई गई है कि पूरी पृथ्वी को हमें बचाने का काम कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का ताना बाना आतंकवादियों को जोड़ने में मदद करता है। तो अब आज क्या है, काफी जो आतंकवादी है वो जोड़ने में मदद हो गए हैं, काफी मतलब वो इंटरकनेक्टेड हो गए आतंकवादी। विभिन्न देशों में बर्ड फ्लू के प्रसार और इंसानों में विषाणु जनित महामारी के संभावित उभार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सक्रिय है। अब विभिन्न देशों में जो बर्ड फ्लू का मतलब क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं उनमें किसी प्रकार का रोग हो जाना, वो बात, जैसे ठीक है बर्ड फ्लू। और ऐसे ही जो इंसानों में है जो महामारी है, जैसे कि एक महामारी अभी हम सभी ने देखी थी जिसका नाम कोरोना था, बड़े ही समय तक सभी लोग उससे परेशान रहे। तो ये जो महामारी है, इन सभी महामारियों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें ऑलमोस्ट पूरे विश्व के सभी देश शामिल है और एक बड़ी भूमिका उसने यहाँ पे निभाई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक मतलब कह सकते हैं सहायक संस्था है जिसको कहा जाता है WHO। इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या हम इसको हिंदी में कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या काफी सक्रिय रहा है बर्ड फ्लू को प्रसार को रोकने के लिए, महामारियों को रोकने के लिए। इनमें जैसे यहाँ पे तस्वीर आपको जो मुर्गे हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। इन उक्तियों में क्या साझा है, वे उस दुनिया के बारे में क्या बताती है जिसमें हम रहते हैं। मतलब ये जितनी भी बातें आपने ऊपर पढ़ी है इन सब में साझा क्या है, साझा का मतलब क्या है, कॉमन बात क्या है, क्या कॉमन आपको देखने को मिल रहा है। और ये क्या कह रहा है कि ये उस दुनिया के बारे में बताती है जिसमें हम रहते हैं। मतलब देखो यहाँ पे ये बर्ड फ्लू का प्रसार, ये महामारियां कहाँ हो रही है, ये मंगल ग्रह पे तो हो नहीं रही है, ये प्लूटो पर तो हो नहीं रही है, ये कहाँ पर हो रही है, ये जहाँ पर हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां पर हो रही है। बर्ड फ्लू हो गई, महामारी हो गई, आतंकवाद की घटनाएं हो गई, सुनामी जैसी घटनाएं कहाँ हो रही है, ये जहां हम रह रहे हैं। तो ये सारी बातों में साझा बात क्या है, जहां पर हम रहते हैं उस जमीन के लिए क्या साझा बात, कॉमन चीज क्या बता रहा है। हम आज एक ऐसे विश्व में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा है कि आज हम एक ऐसे विश्व में, एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आपस में सब जुड़े हुए हैं। और ये जो जुड़ने वाला भाव है, इसको हम लोग पहले भी कक्षा 10 में भी जब मैंने अर्थशास्त्र पढ़ाई थी तो आपको बताया था, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की बात होती है। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, पूरे विश्व का एकीकरण होना, पूरा विश्व एक हो जाए, वो वैश्वीकरण है बच्चों। और पूरे विश्व का एक होने का अर्थ यह है कि हमारा देश उस देश पर निर्भर है, वो उस पर, वो उस पर, वो हम पर। तो हम सभी क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, हम सभी एक दूसरे पर निर्भर है, अंतर निर्भर हमारा है, आपस में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये बात आज हम पॉलिटी में भी पढ़ रहे हैं, ये बात हम आज पॉलिटी में भी पढ़ रहे हैं कि विश्व में हम सभी क्या है, आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका उदाहरण मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि कोरोना का ओरिजिन कहीं से भी हुआ, जैसे काफी लोगों का कहना है चीन से हुआ था। चीन से वो बीमारी फैली और वो फैलते फैलते पूरे विश्व में फैल गई। क्यों भैया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप याद करिए 1929 में जब आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे थे, 1929 में नहीं पढ़ रहे थे, कक्षा 10वीं में जब आपने इतिहास में चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और उसमें 1929 की महामंदी के बारे में पढ़ा। ये महामंदी की शुरुआत कहां से हुई थी, ये महामंदी की शुरुआत हुई थी अमेरिका में व्रत उत्पादन के कारण, मास प्रोडक्शन के कारण हुई थी। परंतु उसका प्रभाव पूरे यूरोप के देशों पर पड़ा, उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ा, उसका प्रभाव हर स्थान पे पड़ा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं भूमंडलीकृत था विश्व, वैश्वीकरण से जूझ रहा था। तो वैश्वीकरण था, तो हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, और आपस में जुड़े हुए हैं तो एक का प्रभाव दूसरे पर, दूसरे का प्रभाव तीसरे पर होगा ही होगा, 100% होगा। यह बात यहां पर हमें सीखने को मिलती है। संचार के इंटरनेट, टेलीविजन और सेलफोन जैसे नए साधनों ने उन तरीकों में भारी बदलाव कर दिया है जिनसे हम अपने विश्व को समझते हैं। देखिए, और अब तो हम बहुत बहुत हाई लेवल तक इंटरकनेक्टेड है बच्चों। अब तो मतलब वैश्वीकरण के दौर में आप लोगों ने देखा है कि आज अमेरिका जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, आज हम भारत में बैठे बैठे उन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत जिन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकता है, अफ्रीका
के जो देश है वो वहां बैठे बैठे उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, हम पूंजी का, कैपिटल का आदान प्रदान कर रहे हैं, हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम सब में आदान प्रदान कर रहे हैं। और इन सब को बढ़ाने में, इस वैश्वीकरण को हम लोगों को जोड़ने में जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, वो निभाई है टेक्नोलॉजी ने, प्रौद्योगिकी ने बच्चों। और टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की। जब पहले के समय में लोग बैलगाड़ी से एक गांव दूसरे गांव जाने में शाम कर दिया करते थे, और अब हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम एक देश से दूसरे देश कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं एरोप्लेन से। ये टेक्नोलॉजी की देन है, ये ट्रांसपोर्टेशन की देन है। और उसके अलावा फिर बात करें टेलीकम्युनिकेशन की बच्चों, आज हमारे पास इंटरनेट है। आज हम भारत में बैठ करके किसी विदेश के व्यक्ति से आज बात हो सकती है हमारी, ये इंटरनेट की देन है। आज एक गांव में बैठ करके दूसरे गांव में बैठे हुए व्यक्ति से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात कर सकते हैं, और ये हमें बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि वो व्यक्ति हमसे दूर बैठा हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारा एक साथ जुड़ाव जो दिखाता है कि हम पूरा विश्व कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, इंटरकनेक्टेड हो चुका है, एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है। तो आज सूचना के संसारों में अगर आप देखें तो इंटरनेट, संचार का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब आप अपने संदेशों का, आप अपने मैसेज का जो आदान प्रदान करते हो वो संचार है। अब एक समय में तो क्या हुआ करता था, कबूतरों के द्वारा संदेश आदान प्रदान किया करता था कि जा कबूतर जा, मेरा संदेश लेकर के जा। पर अब वैसा तो होता नहीं है। अब तो क्या है कि भैया व्हाट्सएप में ही खुल जाता है, इंस्टाग्राम पर भी कबूतर को उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही लिख करके भेज देते हैं। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, तो कितने ही ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए। और इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं कि आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में, पहले के लोग तो कबूतर उड़ाया करते थे, अब इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में अपनी नींद उड़ा दी, अपने खाने पीने का जो समय है उसको उड़ा दिया, सारे संस्कार भी उड़ा दिए, सारा टाइम बस उसी सोशल मीडिया पे बैठे रहना है। तो वो बात तो गलत है। तो संचार के लिए आज इंटरनेट है। आज हमें टेलीविजन में बैठे बैठे आज हमें यहाँ की वहाँ की खबर यहाँ मिल जाती है। और अब तो बच्चों टेलीविजनों की भी जरूरत नहीं होती है। आजकल तो सब घरों में, अब सबके पास मोबाइल है, अपना यूट्यूब चलाया, एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, वहां से वो देखने लगे, वो देखने, टेलीविजन की आवश्यकता नहीं। सेल फोन, हमारे पास मोबाइल फोन से आए। ये नए साधन है जो उन्होंने तरीकों में भारी बदलाव कर दिया है, मतलब बड़ा बदलाव कर दिया। आप सोचो ना कि कुछ समय पहले की बात और आज की बातों में। और मैं सबसे बड़े उदाहरणों में मैं कहता हूं कि मैं कल परसों भी एक टीम मेंबर से यही डिस्कस कर रहा था कि जब हम लोग पढ़ा करते थे ना, हमें सच में इतना नॉलेज नहीं था कि यार यूट्यूब पर हमें इतना कंटेंट मिल सकता है जहां से हम लोग पढ़ सकते हैं। और बट कोरोना के बाद एक गजब का चेंजेस आना कि हाई लेवल पर डिजिटल चीज़ों का इतना इन्वेंशन हो जाना, डिजिटल लेवल पे इतना बढ़ जाना, और इस लेवल की आप लोगों को सुविधाएं मिल जाना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। मतलब हम लोग तो नहीं तो साइकिल चलाया करके कोचिंग जाया करते थे, स्कूल जाया करते थे, और अब आज के समय में बच्चों के पास इतनी सुविधा हो गई है कि उस उनको घर पे बैठ करके मोबाइल पे एक बटन दबाना, और बटन दबाते उनके पास सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हो जाएंगी। सब चीज आज उनके पास अवेलेबल। उनको पढ़ाई का मैटर चाहिए, यूट्यूब पर इन पे सब पे अवेलेबल हो जाएगा। उनको खाने पीने के लिए आज इतने ऐप्स आ गए, वो कहीं से कुछ खाने पीने के लिए मंगा सकते हैं। उनको 5 रुपए का सामान भी मंगाना होना तो उनको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, बस अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ये दबाइए, आपके पास वो सामान भी आ गया। तो कितना बदलाव आ चुका है, कितना चेंज जो है वो आ चुका है। मैं सच में आज भी, मतलब अगर जब मैं हमारी फैमिली में या कोई दूर में ओल्ड एज पर्सन है जो 70, 75, 80 प्लस, जब उनको मैं ऐसा कभी बताता हूँ कि मैं हम अपने शहर से बैठ कर करके बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो बिलीव नहीं करते हैं। कैसे हो सकता है, कैसे ये बात हो सकती है, वीडियो तो मुझे ही दिख रहा है, दूसरों को कैसे दिख रहा होगा। बट आज ये चीज़ें क्या है, संभावना हो पाई है, ये पॉसिबल हो पाया। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बात मुझे अच्छे से पता है। तो बड़े भारी बदलाव हमने देखे हैं। पहले विश्व के एक हिस्से की गतिविधियों की खबर अन्य हिस्सों तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे, लेकिन संचार के नए तरीकों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों की हलचलों को हमारे तत्काल संपर्क के दायरे में ला दिया है। अब पहले विश्व के किसी एक हिस्से में कोई हलचल होती थी, कोई गतिविधि होती थी, तो उस गतिविधि, उस हलचल की जानकारी दूसरे हिस्से में पहुंचने में बहुत समय लग जाया करता था। आप ये बात एक विश्व के एक कोने के से दूसरे कोने की छोड़िए, मैं अपने देश में एक गाँव से दूसरे गाँव की भी बात बता देता हूँ। मेरे फादर बताया करते हैं कि बेटा, डाक आते समय तक जब 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाया करते थे, तो मतलब काफ़ी समय निकल जाया करता था। मतलब ये मान लो कि बहुत ही टाइम निकल। और एक क्या है कि मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, तार कहा जाता था या क्या था,
एक ऐसा लेटर आया करता था, वो मतलब फास्ट फॉरवर्ड था, वो सबसे पहले पहुंचा करता था। और जनरली लोग उसका कब इस्तेमाल करा करते थे, जब किसी की डेथ हो जाया करती थी, क्योंकि साहब डेथ हो गई है और जल्दी ये मैसेज वहां पर पहुंचाना है, तो वो आ जाता था। और जैसे ही जो अनाउंसमेंट आता था कि साहब आज ये आया, तो सारे गांव के सब आस पड़ोस के इकट्ठे, सब आज तो किसी के घर में, किसी के रिश्तेदारी में डेथ हो गई। तो मैसेजेस पहुंचने में पहले के समय में कितना टाइम लगता था। एक व्यक्ति यहाँ से पत्र लिखता था कि मुझे 5,000 10,000 रुपए की आवश्यकता है, वो 10 दिन 12 दिन बाद पहुंचता था। उसके बाद 12-15 दिन बाद रिप्लाई आता था कि नहीं बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे तो भाई 25 दिन हो गए, 25 दिन में तो काफी स्थिति खराब हो जाती है। पर अब आज के समय में ऐसा नहीं है। आज हम कॉल कर सकते हैं, आज हम व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने तो व्हाट्सएप को, इन सबको कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल पे इस्तेमाल कर लिया। अगर घर में कोई फंक्शन होता है, कार्ड भेज दिया, साहब आपको आना है, जरूर आना है, ठीक है। और फिर कार्ड फॉरवर्ड होता रहता है, कुछ लोग पहुंचते हैं, कुछ लोग नहीं भी पहुंचते। ये बात अब जो कुछ ज्यादा ही व्यस्त है उनके हिसाब से ठीक है, बट बाकी मैं पर्सनली इस चीज को ठीक नहीं मानता हूँ कि साहब आप शादियों के कार्ड भी, आप रिश्ते को भी, मतलब आप तो डिजिटल में पैक करो, ये अच्छी चीज नहीं है। पर अब हर चीज की जो खबर है वो जल्दी पहुंच जाती है, मतलब अब खबरें बहुत फास्ट स्पीड से पहुंच जाती है। आज रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमें पता चल गया फट देने, हाँ यार रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और G20 की मीटिंग है, और G20 की मीटिंग हुई भारत में, सबको पता है G20 की मीटिंग हो गई। तो ये क्या है कि कहीं पर भी कोई घटना हो रही है, आज उसकी खबर में जल्दी से जल्दी मिल जाती है। लेकिन जो संचार के नए तरीके हैं उनसे हमें तत्काल संपर्क के दायरे में ला दिया जाता है, मतलब फास्ट से फास्ट हमें सारी जानकारी मिल जाती है, हम संपर्क में आ जाते हैं। तो ये जैसा आपको दिखाया गया है कि सब संचार से हम लोग जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से। हम अपने टेलीविजन के पर्दे पर विनाश और युद्धों को होते देख सकते हैं। इससे विश्व के विभिन्न देशों के लोगों में साझे सरोकार और सहानुभूति विकसित होने में मदद मिली है। आज हम टेलीविजन के पर्दे पर विनाश को देख सकते हैं कि देखो युद्धों से कितना विनाश होता है। युद्ध जो है वो चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, पर वो एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए और पूरे विश्व के लिए क्या है, विनाशकारी है। युद्ध कभी भी शांति नहीं करवा सकते, युद्ध कभी भी सही रास्ते पर नहीं ले जा सकते। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भारत वो देश है जिसने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। हम भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले देश हैं। हम विश्व में शांति स्थापित करने वाले और शांति की राह पर लेकर चलने वाले देश हैं, उसी देश का नाम भारत है। तो टेलीविजन के पर्दे पे विनाश और युद्धों को होते आज हम देख सकते हैं। जिसे हमने देखा रशिया यूक्रेन की लड़ाई, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी खबर हो गई, ऐसा हो गया, ये सब कुछ। अब इन जब चीजों को विभिन्न देशों के लोग देखते हैं तो साझे सरोकार का मतलब क्या, एक कंसर्न है हमारा, एक मतलब कह सकते हैं कि हमारी चिंता है, हमारा हम सोचते हैं उस मुद्दे पे, कंसर्न है हमारा। जैसे मैं कहूं कि बेटा आपके रिजल्ट को लेकर के मैं बड़ा कंसर्न है मुझे कि आप कैसे करोगे, कितना हो आएगा कितना नहीं आएगा, तो कंसर्न है, सरोकार है, सबका सरोकार है, सहानुभूति विकसित होती है। यार देखो वहां पर जो हुआ ना गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इन सब चीजों से ये भी बात आ रही है कि नहीं यार हम सब जुड़े हुए, हम क्यों एक दूसरे को किसी को मार रहे हैं, क्यों युद्धों में हम इतने लिप्त हो रहे हैं। विश्व नागरिकता के समर्थक दलील देते हैं कि चाहे विश्व कुटुंब और वैश्विक समाज अभी विद्यमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोग आज एक दूसरे से जुड़ा महसूस करते हैं। विश्व नागरिकता के जो समर्थक हैं, जो कहते हैं कि विश्व नागरिकता होनी चाहिए, वर्ल्ड सिटीजनशिप होनी चाहिए, वो दलील देते हैं, वो बात रखते हैं कि चाहे आज विश्व कुटुंब की भावना ना हो, विश्व कुटुंब मतलब पूरा विश्व एक परिवार है, कुटुंब का मतलब क्या होता है, परिवार। वैश्विक समाज अभी विद्यमान ना हो कि पूरा विश्व एक समाज है, एक समाज सोसाइटी की तरह है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार, ठीक है, राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार लोग आज भी अपने को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि लोग आज राष्ट्र की बाउंड्रीज के अलावा एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसा महसूस करते हैं, फील करते हैं। यह विश्व नागरिकता के समर्थकों का मानना है। वे कहेंगे कि एशिया की सुनामी या अन्य बड़ी देवी आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी हिस्सों से उमड़ा भावदार विश्व समाज के उभार का संकेत है। वो जो समर्थक है वो कहते हैं कि जो दक्षिण एशिया में जो सुनामी आई या कहीं पर भी जो संकट आया और उसमें पूरे विश्व ने जो खुलकर करके मदद करी, जो भावों द्वार मतलब कहते हैं वो खुले, वो जो प्यार उमड़ा, वो जो सहानुभूति उमड़ी, वो दर्शाता है कि सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। समाज के उभार का संकेत है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे मानते हैं कि हमें इस भावना को मजबूत करना चाहिए और एक विश्व नागरिकता की अवधारणा की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। और वो मानते हैं कि इस भावना को हमें मजबूत करना चाहिए, बिल्कुल इस भावना को मजबूत करना चाहिए। और विश्व नागरिकता की जो अवधारणा है, इस दिशा में हमें सक्रिय होना चाहिए, इनमें हमें कदम उठाने चाहिए, ऐसा विश्व नागरिकता के समर्थकों का मानना है। पर विश्व नागरिकता का अर्थ मेरी नजर में, मैं ऐसा कहता हूं बच्चों, आगे इस किताब के कंक्लूजन पे देखेंगे, इस बुक के इस चैप्टर के कंक्लूजन आज देखेंगे।
मेरा ऐसा मानना है कि विश्व नागरिकता का मतलब यह है मेरी नजर में कि हम युद्ध ना करें। विश्व नागरिकता का मतलब यह है कि हम किसी को कष्ट, किसी को संकट ना पहुंचाए। विश्व नागरिकता का अर्थ यह नहीं है कि कोई कहीं से भी पलायन करके किसी भी देश में जाकर करके रह जाए, ये विश्व नागरिकता की बात नहीं है। विश्व नागरिकता का मतलब है कि भैया किसी पर युद्ध ना करें। देखो, लोग अपने देशों को, अपनी भूमि को क्यों छोड़ रहे हैं? जिन कारणों के कारण छोड़ रहे हैं, अगर वो कारण ही खत्म हो जाए तो सब आसानी से रह पाएंगे। उन पर उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार बंद कर दीजिए, वो देश, अब वो नागरिक अपने देशों में बेहतर तरीके से रह पाएंगे। युद्धों के कारण छोड़ करके भाग रहे, युद्ध मत करिए ना। तभी सच्ची विश्व नागरिकता है, तभी सच्ची वर्ल्ड सिटीजनशिप है, और हम तभी कह सकते हैं आई एम अ वर्ल्ड सिटीजन, हम एक विश्व के नागरिक, हम पूरे विश्व के हम नागरिक हैं। पर विश्व के नागरिक का अर्थ ये भी नहीं है कि मैं चाहूँ तो अमेरिका में रह लूँ, मैं चाहूँ तो जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा के लिए बड़े जरूरी हैं, तो उनको मानना भी बड़ा आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा ये मानती है कि हमारी राज्य सत्ता में वह सुरक्षा और अधिकार दे सकती है जिनकी हमें आज विश्व में गरिमा के साथ जीने के लिए जरूरत है। लेकिन राज्य सत्ताओं के समक्ष आज ऐसी अनेक समस्याएं जिनका मुकाबला वे अपने बल पर नहीं कर सकती। देखिए, राष्ट्रीय नागरिकता की जो अवधारणा है, अब जब हम राष्ट्रीय नागरिकता की बात करते हैं, नेशनल सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो यह अवधारणा या इस कॉन्सेप्ट का, इस मुद्दे का ऐसा मानना है कि जो राज्य सत्ता है, मतलब जो हमारे देश की जो सरकार है, हर देश की जो सरकार है, हमें वह सुरक्षा दे सकती है, जो वह अधिकार दे सकती है जिसके साथ विश्व में हम गरिमा के साथ जीने के लिए जरूरी है। मतलब आज हमें राष्ट्रीय नागरिकता मिली, आज हमें भारतीय की नागरिकता मिल रखी है, तो हमें हमारी जो सरकार है हमें सुरक्षा देगी, हमें वो सारे अधिकार देगी जिसके साथ हम गरिमा के साथ जीवन जी सके, हम डिग्निटी, रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। लेकिन राज्य सत्ताओं, जो सरकार है, उनके समक्ष कुछ ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका मुकाबला वे अपने बल पर नहीं कर सकती, मतलब अपने बलबूते पर नहीं कर सकती। जैसे कोई महामारी है, वैश्विक उष्णता, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसे मुद्दे हैं, उनका सामना खुद नहीं कर सकते, सबके साथ मिलकर के करना होगा। परंतु फिर मैं कहता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि इसका मतलब यह नहीं कि हम हर व्यक्ति को किसी भी देश में नागरिकता दे दें। इसमें जब हम ऐसे मुद्दों की चर्चा करते हैं तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि साहब पूरा विश्व मिलकर के काम करे, पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का काम करे, महामारी को घटाने का काम करे। क्या इस परिस्थिति में राज्य सत्ता द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अधिकार लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त है, या क्या मानव अधिकार और विश्व नागरिकता की अवधारणा की ओर बढ़ने का समय आ गया है? तो क्या ऐसी परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में राज्य सत्ताएं, जो सरकारें हैं देश की, वो अपने आधार पर कुछ काम नहीं कर सकती है, जहां पे वो व्यक्तिगत अधिकार और लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त है, तो क्या वहां पे मानव अधिकार और विश्व नागरिकता की अवधारणा की ओर बढ़ने का समय आ गया है? मतलब जो काम सरकारें ना कर सके, तो क्या वहां पे मानव अधिकार और विश्व नागरिकता का मुद्दा सक्रिय कर देना चाहिए हमें? विश्व नागरिकता की धारणा के आकर्षणों में से एक यह है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो सकता है जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है। विश्व नागरिकता की जो धारणा है, उसके आकर्षण में एक बात यह है कि राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर, मतलब राष्ट्रीय सीमाएं दो देशों की अगर बात करें, तो दोनों ओर उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो जाएगा जिसमें कई देशों की सरकारें और लोगों की संयुक्त कार्रवाई की जरूरत होती है। मतलब अगर हम विश्व नागरिकता की सोचते हैं तो राष्ट्रीय सीमाओं के परे अगर हम लोग सोचेंगे तो सब मिलकर करके ऐसी समस्याओं का सामना करने में आसानी हो जाएगी जिसका कोई नहीं कर सकते। तो सभी देश, सभी सरकार और वहां के लोग मिलकर के संयुक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, वहां पर वो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इससे प्रवासी और राज्यहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य समाधान पाना आसान हो सकता है, या कम से कम उनके बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, चाहे वे जिस किसी भी देश में रहते हो। तो अब क्या है, इनसे अब ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका कोई देश अकेला समाधान नहीं कर सकता, पर मिलकर के कर सकते हैं। जैसे प्रवासी और राज्यहीन हो गए, तो उनके कुछ अधिकार सुरक्षा तय कर लिए जाए, चाहे वो किसी भी देश में रहते हो। पिछले खंड में हमने देखा कि एक देश के भीतर की समान नागरिकता को सामाजिक आर्थिक असमानता या अन्य मौजूदा समस्याओं से खतरा हो सकता है। अब पिछले खंड में हमने देखा जब समान नागरिकता की बात है तो वहां पर सामाजिक आर्थिक असमानता हो सकती है और अन्य जो मौजूदा समस्या है उनका खतरा हो सकता है। इन समस्याओं का समाधान अंततः सिर्फ संबंधित समाज की सरकार और जनता ही कर सकती है। इसलिए लोगों के लिए आज एक राज्य की पूर्ण समान सदस्यता महत्वपूर्ण है। इसलिए इन समस्या का जो समाधान है वो सिर्फ और सिर्फ समाज की जो सरकार है वो और जनता ही कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि एक राज्य की, मतलब एक सरकार की, एक देश की पूर्ण और समान सदस्यता महत्वपूर्ण है।
लेकिन विश्व नागरिकता की अवधारणा में यह याद दिलाती है कि राष्ट्रीय नागरिकता को इस समझदारी से जोड़ने की जरूरत है कि हम आज अंत संबंध विश्व में रहते हैं और हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें और राष्ट्रीय सीमाओं के पार के लोगों और सरकारों के साथ काम करने के लिए तैयार हो। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जो कहा कि विश्व नागरिकता हमें यह बात याद दिलाती है कि हम राष्ट्रीय सीमाओं से परे सभी सरकारों के साथ मिलकर के काम करने की सोचे, सभी विश्व के सभी देश के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर के काम करने की सोचे। यही बात कही है। अपने रिश्ते जो हैं उन सभी के साथ मजबूत करें, राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों और सरकारों के साथ काम करने के लिए हम सदैव तैयार रहे, जो कि भारत हमेशा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सदैव अपना योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी मुद्दों पर भारत ने सदैव स्वीकार करी है और सदैव शांति और सहयोग के लिए ही भारत ने काम करा है। और भारत सदैव वसुदैव कुटुंबकम का जो स्लोगन है उस पर काम करता है, पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, जिसका उदाहरण आपको कोरोना के समय में देखने को मिला। जहां जहां कोरोना वैक्सीन नहीं पहुंच पाई वहां पर भारत ने कोरोना वैक्सीन पहुंचाई। जब भी कहीं नेपाल में या कहीं भूटान पे किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हुई, भारत ने अपनी सहायता, अपना योगदान पहुंचाया। भारत ने सदैव विश्व नागरिकता वाले काम करे, वसुदैव कुटुंबकम वाले काम करे हैं। तो इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर और हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, प्लीज़ बच्चों उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जल्द से जल्द आपको अच्छी से अच्छी जो खबरें हैं वो वहाँ मिल जाए। और मिलते हैं, अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।